तो मैं विकास कुमार आप सभी का अपना YouTube चैनल विकास सागर में स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट दूसरा लेकर आया हूं, जो आपको हिंदी के 37 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। और साथ ही हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में क्या रहा। मैं आपको फिर से बता दूं, ये प्रिया हमारे अंकित सर जी के द्वारा जो बनाया हुआ प्रैक्टिस सेट था, जो 15 प्रैक्टिस सेट थे उसमें से आज दूसरा है। और अपना स्कोर बेहतर बनाने के लिए इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत बताना है, साथ ही ध्यान रखना गलत बताना है। क्या अवधि पूर्वी हिंदी, क्या अवधि पूर्वी हिंदी से विकसित हुई है? हाँ जी साथी, ये तो ठीक है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी से हुई है, ये भी ठीक है क्योंकि ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी से ही है। और भोजपुरी पूर्वी हिंदी, लेकिन साथी ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा। लेकिन ये भोजपुरी पूर्वी हिंदी से नहीं, ये किससे हुई है? बिहारी से। किससे? बिहारी से। और ये ऑप्शन डी क्या होगा? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है। यानी कि पूर्वी हिंदी के अंदर कौन सी आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आते हैं। तुम्हें गलती नहीं करनी है साथी। अगला प्रश्न आपके सामने, अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताना कि आपका कमेंट बॉक्स में स्कोर क्या रहा। प्रश्न नंबर 2, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। यानी कि हमें क्रम बताना है किसके? हिंदी शब्दकोश के अनुसार। तो साथी कैसे? जैसे कि मैं कमल लिख के दिखाऊं, कमल, कमल को हिंदी शब्दकोश के अनुसार हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, मैं पेन दूसरा ले लेता हूं, चलो इसी रहने दो। के धन ए, अब मैं पे आओ, के धन ए, धन, मैं धन, साथी मैं, ये स्वर रहित है। अब ये पहले स्वर सहित था इसमें, अब ये स्वर रहित है। ऐसी है और ऐसी ले, धन ए, ऐसे कह रहा है। यानी कि शब्दकोश के अनुसार कौन सा पहले कौन सा शब्द आता है। तो ठीक जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी। कैसे याद करें? संतान ने जन्म लिया, उसकी शकल अच्छी रही, जब बड़ा हुआ तो वो कार्य करने में क्या लग गया? सक्षम, और सक्षम हो गया तो फिर अपने पैरों पर चलने लग गया। ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं एलिमिनेट करके, संतान, सकल, सक्षम, सचल। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 3, मंदाकिनी की जलधारा अजसर रूप से प्रभावित हो रही थी। रेखांकित भाग का शुद्ध रूप बताना है। शुद्ध अजसर ऐसे लिखेंगे? नहीं साथी, फिर कैसे लिखेंगे? ऑप्शन सी, यानी कि ऐसे लिखेंगे अजसर। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक साथी हमारा कवयत्री शब्द और पूछा जाता है, तो कवयत्री कैसे लिखे जाएंगे? कवयत्री ऐसे लिखेंगे। हमारा शब्द पूजनीय और पूछा जाता है, पूजनीय ऐसे लिखनी है, पूजनीय। और एक प्रकार से हमारा हस्ताक्षर, हस्ताक्षर ऐसे लिखेंगे। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी ऐसे लिखेंगे, प्रदर्शनी। यहां से देख लो, यानी बहुत शब्द आता है, यानी ऐसे लिखेंगे। तो गलती नहीं करनी है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने, मक्षिका का किसका तत्सम है? मक्षिका किसका तत्सम है? मछली का? नहीं साथी, किसका? मक्षिका तो मक्खी को कहते हैं, मछली का तो मत्स्य होता है। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि मक्खी। मत्सर मच्छर को कहते हैं, मिट्टी मिट्टी, मिट्टी नहीं होगा। मैं पूछूं आपसे, मुझे बताइए कि खीर का क्या होता है तत्सम? क्या क्षीर होता है? हाँ जी साथी, क्षीर होता है। मैं पूछूं आपको उसका पलंग का क्या होता है? पलंग का क्या? पलंग का पलंग होता है, लवंग का लौंग, सुंठित का सौंठ। ऐसे हम याद कर सकते हैं। किताब का पुस्तक,
अगला प्रश्न आपके ये प्रश्न आया था यूपी पुलिस 2024 की 17 तारीख की फर्स्ट मीटिंग में कि इनमें से कौन सा तद्भव है। उसमें 3 विकल्प थे और तत्सम, और चौथा था मैं बता दूं क्या था, काज, यानी कि काम काज, कार्य का था ये काज। ये एक हमारा क्या है, तद्भव। तो आपको वीडियो ध्यान से देखनी है। अगर नया प्रश्न लगे तो उसको नोट डाउन करना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए रोज हमारे चैनल से जुड़े रहें। हर रोज आपको शाम 3 बजे प्रैक्टिस सेट मिलेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम होने वाला है उसके लिए। और प्लीज हमारे वीडियो को साथियों को शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो शुद्ध बताना है कौन सा है। इंद्र, रति, सहस्त्र, माधव। तो इसका ऑप्शन ठीक होगा बी। कैसे, ये घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सारे के सारे किसके, घर के पर्यायवाची हैं। एक बोलो तो सदन होता है, सदन भी बोल सकते हैं हम घर को, ठीक है। यमुना, कालिंदी, भानुता, ये तो यमुना के ठीक हैं तीनों, देखो ध्यान से। यमुना, कालिंदी, भानुता यमुना के तो हैं, लेकिन जाह्नवी शब्द आते ही यहां पर गड़बड़ होगी। जाह्नवी किसका है, ये तो साथी गंगा का शब्द है, गंगा का पर्यायवाची शब्द। किसका है, गंगा का पर्यायवाची शब्द, गलती नहीं करनी है। यहां वस्त्र, चीर, पाटक, लेटी, लेकिन अंबर आने पर यह आसमान बन जाता है, तो ऐसे यहां गड़बड़ हुई है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, कौन सा गलत युग्म है, गलत बताना है। प्रश्न साथी में ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में जाकर, ये देखना कि गलत मतलब नहीं है या है, गलत है या फिर सही। क्योंकि हम बहुत गलती कर बैठते हैं कि हम प्रश्न को ध्यान से पूरा पढ़ते ही नहीं है, और शुरू का आधा पढ़ा और प्रश्न पढ़ते ही टिक मार देते हैं, और पता पड़ती है आंसर की में, और इसका तो ये गलत हो गया। तो ऐसे हमें गलती नहीं करनी है, उस गलती से हमें बचना है। और आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाने, डेली, जिससे कि आप अपने आप को निखार पाएं और अपना स्कोर बेहतर बना पाएं, और हाँ, नए क्वेश्चन देख पाएं। आपको प्रैक्टिस सेट एक सफलता की सीढ़ी है, बिना प्रैक्टिस सेट लगाए आप सफल नहीं हो पाएंगे। साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट लगाने बहुत जरूरी हैं। पहले हो जाते थे सफल, पहले कैसे होते थे पता नहीं, लेकिन अब कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत जरूरी है। चाहे आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाइए या फिर ऑफलाइन लगाइए, पर लगाइए जरूर। जब जैसी एग्जाम आ जाएगा नजदीक, आप एक दिन के 2 प्रैक्टिस सेट कर देना, अब एक लगाते रहो, लगाओ डेली पर। उनसे प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, आप जहां गलती कर पा रहे हो उन्हें सुधारने का मौका मिल जाता है, लेकिन एग्जाम में वहां सुधारने का मौका नहीं मिलेगा, वहां तो जिंदगी का सवाल होता है। साथ ही यहां प्रैक्टिस सेट लगाओगे, नया क्वेश्चन देखने को मिला, वो हुआ नहीं आपसे, तो वो आपसे नहीं हुआ तो अब कम से कम उस पर हम वर्क तो कर सकते हैं। कहीं से क्लास देख सकते हैं, कहीं से यूट्यूब से देख सकते हैं, या फिर हम कोचिंग कर रहे हैं अपने कोचिंग में सर से पूछ सकते हैं, या फिर हम कोशिश कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ऑप्शन है, प्रैक्टिस सेट लगाने से, नए को ऑप्शन देखने से हम कर सकते हैं। और चलो साथी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूक, वाचाल एकदम ठीक है, गलत बताना, ये तो इसका विलोम शब्द यानी कि विपरीत होते हैं। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य ये भी ठीक होते हैं, ऐश्वर्य अनैश्वर्य ये भी ठीक होते हैं, और अभिक, अनभिक ये भी ठीक होते हैं, ये भी विपरीत है। लेकिन छली, बहिरंग ये विपरीत नहीं है साथी। तो ठीक जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने, कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो किस शब्द के अनेकार्थी हैं, क्या अतिथि के, नहीं साथी, अनुरूप के, नहीं। तो ठीक जवाब है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि अच्युत। क्या है, अच्युत, अब्ज नहीं होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सम्मिलित नहीं है। क्या तरंग लहर को कहते हैं, हाँ जी ये तो ठीक है। तुरंग घोड़ा को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। पथ रास्ता को कहते हैं, और पथ्य
स्वास्थ्य प्रत्यय आहार, इसका मतलब जानते हो साथी, ये पथ्य। पथ्य वो चीज होती है, अगर हम कहीं पिकनिक मनाने जाएं या फिर हम कहीं घूमने जाएं, मतलब कहने का मतलब ये है हम घर से बाहर जाएं और घर से बाहर जाते समय हम अपने भोजन को साथ ले जाएं खाने का, तो वो हमारा पाथ्य कहलाता है, यानी कि रास्ता में खाने वाला भोजन पाथ्य कहलाता है। अब आ जाओ ऑप्शन सी पे, तरणी। युवती को तो नहीं कहते साथी, तरणी तो नाव को कहते हैं और तरुणी युवती को कहते हैं। इनका क्रम चेंज हुआ। अब पूछा क्या है, ऑप्शन मतलब सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है, ये क्या हो गया, जो सुमेलित नहीं है वही ठीक आंसर है। तरणी, तरुणी, युवती, नाव। तरणी का होता है नाव और युवती का होता है तरुणी, इनका क्रम बदला तो आंसर भी बदला। प्रसाद अनुग्रह होता है और प्रसाद भवन होता है, तो ठीक जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, आधी रात का समय शर्वरी कहलाएगा? नहीं, आधी रात का समय तो साथी निशीथ कहलाता है, जो कि हमारा ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर है। विभावरी नहीं होगा, ये रात के पर्यायवाची हैं, मैं मानता हूं, निशा, विभावरी, लेकिन ये आधी रात का समय हम निशीथ बोलते हैं। जैसे कहते ना, भगवान को मानने वाला आस्तिक और भगवान को न मानने वाला नास्तिक, ऐसी ये है आधी रात का समय निशीथ, यानी कि एक शब्द में बात कहना। इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अल है? नहीं साथी, ये तो देखते ही तंद्रालु, तो ये कैसे बना होगा? ओहो, मैं दोबारा कर बना देता हूं, इसको काटता हूं, इसको हम ऐसे बना दो, तंद्राधनलु, तंद्राधनलु, तो ठीक क्या होगा प्रत्यय? तो प्रत्यय तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि तंद्रालु। गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन बताएं। छाया का क्या छाए होगा? नहीं। छाँव होगा? नहीं। तो फिर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, यानी कि छाया। जैसे पानी का बहुवचन पानी होता है, छाया का छाया होता है, और याचना का याचना होता है, और ऐसे ही हम इसका जवाब दे सकते हैं। मैं पूछूं यहां से, मुझे बताइए कि नदी का क्या होता है बहुवचन? जल्दी बताएं, क्या ये होगा नदियां या फिर ये होगा नदियां? कौन सा होगा आपके सामने? कौन सा टिक लगाऊं? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो कौन सा टिक लगाऊं? पहला वाला टिक लगाऊं? नहीं साथी, पहला वाला टिक कतई नहीं लगाएंगे हम लगाएंगे दूसरा वाला टिक। क्यों लगाएंगे? अगर हमारा मूल शब्द जो है वो उसमें बड़ी की मात्रा है और वो बोले प्रश्न में किसका बहुवचन बनाओ, तो बड़ी की मात्रा हमेशा क्या बन जाती है? छोटी की मात्रा बन जाती है बहुवचन में। ध्यान रखना, ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत बारीकी पॉइंट। जैसे कि नदी यहाँ पर बड़ी की मात्रा और हमें बनाना बहुवचन, तो नदियाँ। जैसे कि दवाई, हम दवाई जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं दवाई, ऐसे लिखते हैं ना दवाई। और इसका मैं बताऊं बहुवचन, तो इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? इसका बहुवचन बनाएंगे दवाइयाँ, दवाइयाँ बनाएंगे ना, बनाएंगे ऐसे। तो समझे पॉइंट को? बड़ी की मात्रा मूल शब्द में हो, बहुवचन बनाना है, तो छोटी की मात्रा ऑटोमेटिक हो जाती है। गलती नहीं करोगे? हाँ, गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, तो आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, तो नहीं ली, तो वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य क्या है? मतलब नहीं ली, तो आप पढ़ के देखो प्रश्न, आप ऑटोमेटिक जवाब बता दोगे। आज्ञावाचक, क्या आज्ञा दी थी? नहीं। निषेधवाचक, निषेध, निषेध का मतलब है कि अपने आप में मना करना।
निषेध का मतलब है साथी अपने आप में मना करना। तो यही सेंटेंस हमारा ये है कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। तो हमारा ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी ही होगा, यानी कि निषेधवाचक वाक्य। साथी मैं फिर से बताऊं, हमारा 17 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्जाम जो हुआ था, यूपी पुलिस का एग्जाम जो हुआ था उसका पूछा था एक प्रश्न की निषेधवाचक वाक्य कौन सा है। ये मेरी शिफ्ट में आया था 17 फरवरी की फर्स्ट मीटिंग में, निषेधवाचक वाक्य कौन सा है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, अभी रुको एक सेकंड, मतलब बोलकर दिखा देता हूं। अभी एक सेकंड रुको, मैं पढ़कर भी बताऊंगा। कौन सा है, मिल जा, अभी रुको। मिल जा। अभी बस एक सेकंड रुको, मैं बताने वाला हूँ कौन सा प्रश्न आया था। मैं देख रहा हूँ जरा पेपर में, मेरे पास पेपर है। हाँ साथी ये रहा, मतलब ऐसे पूछा था, मतलब वाक्य नहीं दिया था, ये दिया था प्रश्न नंबर, मैं मुंह से बोलकर बता रहा हूं, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नहीं पूछा था कौन से प्रकार का क्रिया विशेषण है। इसमें ऑप्शन थे निषेधवाचक, निश्चयबोधक, प्रश्नवाचक या फिर विधिबोधक। तो आप समझ गए नहीं, तो इसका ठीक जवाब क्या होगा, यानी कि निषेधवाचक। ये आया था 17 तारीख 2024, यानी कि फरवरी में हुआ था पेपर, फर्स्ट मीटिंग में। आज्ञावाचक की बात करूं तो मैं आज्ञा क्या होता है, यानी कि हमने किसी को आज्ञा दी कि बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। जैसे कि कहते ना रोहित अपना होमवर्क जल्दी से करो, मतलब हमने आज्ञा दी। अगर प्रश्नवाचक की बात करूं, इसमें क्या है कि हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं, जैसे विकास कहाँ जा रहा है, विकास तुम क्या कर रहे हो, ऐसे हम बोल सकते हैं। मतलब किसी से प्रश्न करना जिसमें क्या, कब, क्यों, कैसे आदि शब्द आए और वाक्य के अंत में प्रश्न क्वेश्चन मार्क चिन्ह आए, तो वहां हम प्रश्नवाचक। अगर इच्छावाचक की बात करूं तो इच्छावाचक क्या होता है, कहते ना कि मतलब अपने मन से हमारी ऐसी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगल में हो, आपकी उम्र मतलब लंबी हो, आपकी उम्र दीर्घायु हो, ऐसे मतलब बोल सकते हैं। मतलब हमारी इच्छा है कि आपका परिवार कुशल मंगल हो, ऐसे हम हमारी ये इच्छा है, आपकी नौकरी लग जाए। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। लिंग की दृष्टि से दही स्त्रीलिंग है, दही खाई, ऐसे सोच के स्त्रीलिंग मत कर देना, ये साथी अपवाद में चला जाता है। किस में चला जाता है, अपवाद में। अब अपवाद, अब ये क्या समस्या अटक गई, अपवाद क्या है, अर्थात हम दही खाई नहीं, दही पिया, दही खाया। बोलने में अजीब लग रहा है, लेकिन साथी यही सच्चाई है। हाँ एकदम ठीक आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि पुल्लिंग। दही यहां पर पुल्लिंग होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, नपुंसक लिंग उभयलिंग नहीं होते, बस दो ही प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगर संस्कृत में बात पहुंच जाए तो उभयलिंग। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से भाववाचक संज्ञा, क्रोधी नहीं, ये तो विशेषण हो जाएगा क्रोध से, भरत नहीं, तीर नहीं, तो फिर क्या है ऑप्शन डी, यानी कि चिंता। चिंता एक ऐसा शब्द है जो कि हमारी भाववाचक संज्ञा है। कहते ना मन में चिंता ही चिंता खाई जा रही है, कहते ना जो चीज नहीं दिखती और वो होती है, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि एक प्रकार से नवीन सर, हमारे प्रिय सर ने हिंदी पढ़ाते में ये बोला था कि संज्ञा कितने प्रकार के, भेद कितने होते हैं, होते हैं 3, और वैसे नॉर्मल कितने होते हैं 5।
जिसमें 3 में क्या आता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अरे 5 में कौन सी आ जाती हैं, दो वो आती हैं जो जातिवाचक के अंतर्गत आती हैं। कौन सी, समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक। अगर मैं भाववाचक की बात, मैं अगर व्यक्तिवाचक की बात करूं तो सर जी ने हमारे ने बताई थी कि दुनिया में अकेली हो, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा जो दुनिया में अकेली हो, उसके जैसा कोई और ना हो। सबसे बेस्ट तरीका उनका पढ़ाने का, सबसे बेहतरीन, उनका कहना था कि दुनिया में तो अकेली हो और उनके जैसा कोई और ना हो। वो हमेशा काय में जाएंगी, व्यक्तिवाचक में। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं, हिमालय एक पर्वत का नाम है ना, उनके जैसा कोई और है दूसरा, मतलब दिखने में मतलब है तो और, लेकिन हिमालय दूसरा नहीं है। हिमालय अगर मैं यहीं पे कह दूं जैसे कि ताजमहल एक दुनिया में अकेला है ना, व्यक्तिवाचक में जाएगा। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 पे क्या बोला था कि जातिवाचक संज्ञा, जाति मतलब बहुत सारी जातियों का बोध हो, दुनिया में एक जैसे बहुत सारे हों। जैसे कि मैं बोलूँ है पर्वत, अब मैंने पर्वत बोल दिया तो इस पर्वत शब्द में बहुत सारे पर्वत आ गए, कितने आ गए कुछ पता नहीं। मैं बोल दूं यहां पर नदी, इस नदी शब्द में बहुत सारी नदी आ गई, जैसे गंगा, भागीरथी, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ऐसे। मैं यहां पे बोल दूं लड़का, अब यह लड़का में बहुत सारे लड़का आ गए, कितने लड़का, ऐसे। और भाववाचक तीसरी इंपॉर्टेंट ये बोला था कि जो प्लेट में ना परोसी जाए तो वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि प्रेम, क्या प्रेम को आप प्लेट में परोस दोगे? नहीं साथी। क्रोध, गुस्सा, मिठास, ये भलाई, ये सब काय में जाएंगे, भाववाचक में जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने बताइए ना। प्रश्न नंबर 16, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। किसको भगाया? डाकुओं को। तो बोलिए ना कि कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के नानी रे रारी रे, अधिकरण में पर कर्ता ने कर्म को मिला ना मिला? तो बताइए ना इसका क्या जवाब होगा। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि कर्ता ने कर्म को। यहां पे यानी कि लोगों ने शोरगुल करके किसको भगाया? डाकुओं को भगाया। कर्तन। अब करण कारक की बात करें। अब करण कारक होता क्या है? करण कारक वह होता है जहां साधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा, तो वहां तीर से जो मारा है ना, वो वहां करण कारक हुआ। जैसे कि रानी बिटिया बस से स्कूल जाती है, रानी बिटिया बस से जो आया ना, वो वहां साधन का प्रयोग हुआ। संप्रदान कारक होता है जैसे कि के लिए, राम ने मोहन के लिए पत्र लिखा, ऐसे। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, जो क्रिया अभी अभी हो रही है, मतलब हो रही है, अभी खत्म नहीं हुई, सामान्य वर्तमान काल नहीं होगा। सामान्य वर्तमान काल तो तब होता, तब नॉर्मली काम हो जाता, जैसे रोज नहाता है, वह खाना खाता है, ये हो जाता सामान्य वर्तमान काल। लेकिन इसमें क्या है, जो क्रिया अभी अभी हो रही है, अभी संदिग्ध भूत होगा, हो रही है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। संदिग्ध भूत का तो कोई मतलब नहीं, क्यों नहीं? ये पिछले की पास्ट की बात इसमें करी नहीं। ऑप्शन है प्रश्न नंबर ए या फिर सी, संदिग्ध भूत। क्या इसमें जो क्रिया अभी अभी हो रही है, इसमें हमें आज संदेह है? क्या हम सोच रहे हैं कि क्रिया हुई मतलब काम हुआ नहीं हुआ, इसमें संदेह लग रहा है आपको? कतई नहीं। तो फिर क्या होगा इसका होगा ऑप्शन ए, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्यों? क्योंकि यहां भी काम पूरा नहीं हुआ। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल है, अभी मोहन स्कूल पहुंचा नहीं है, अभी मोहन स्कूल पहुंचा नहीं है। तो इसका ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न,
रोगी चल नहीं सकता, तो भाववाच्य बताना है। तो भाववाच्य में हमेशा क्या आएगा? अकर्मक क्रिया आएगी, हमेशा कर्मक। ठीक है, और कर्ता में अकर्मक सकर्मक दोनों आ सकते हैं। अब देखो इसका क्या बनेगा भाववाचक। रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा, ये कोई शब्द नहीं। रोगी चल नहीं पा रहा, ये भी नहीं। रोगी नहीं चलेगा। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि रोगी से चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता। ये सब कैसे कैसे उदाहरण है? ये भाववाच्य के उदाहरण है। हमारे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? हमारे वाच्य प्रकार के होते हैं 3। कौन कौन से? नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, नंबर 3 क्या? भाववाच्य। तो गलती नहीं करोगे साथी। जहां कर्ता का बोध हो वहां कर्तृवाच्य, जहां कर्म का बोध हो वहां कर्मवाच्य, और जहां भाव वहां भाववाच्य। प्रश्न नंबर 18। क्या है इस प्रश्न का जवाब? अफसोस मैं नहीं जा सका। मतलब वो अफसोस कर रहा है कि मैं नहीं जा सका। मतलब घर के कुछ लोग कहीं गए हुए, मान लो बड़े भैया के लिए लड़की देखने लिए गए हैं, तो वो कह रहा है अफसोस मैं नहीं जा सका। मान लो घर के लोग पिकनिक को गए हैं, मार्केट को गए हैं, बाजार को गए हैं, तो वो क्या कह रहा है बैठा बैठा लड़का? अफसोस मैं नहीं जा सका। तो बैठा बैठा खड़े खड़ा वो क्या कह रहा है? अफसोस। अर्थात वहां शोक की बात कर रहा है ना वो। सोचो, अफसोस मैं नहीं जा सका, उसे दुख हुआ ना। संबोधन सूचक अव्यय नहीं होगा, शोक सूचक अव्यय होगा। अफसोस मैं नहीं जा सका। आश्चर्य बात करो, संबोधन क्या, इसमें तो जोड़ने कनेक्टिंग काम होता है। और जैसे आश्चर्य, अरे, ओह, वाह, ऐसे शब्द जो एक से मतलब चौकन्ना कर दें। अरे ये क्या कर दिया, अरे वो क्या कर दिया, अरे कैसे हुआ, कैसे, मतलब ऐसे शब्द जो होते हैं वो आश्चर्य से होते हैं। लेकिन ठीक जवाब इसका ऑप्शन बी है। इसकी बात करें सी डी, हर्ष सूचक। वाह क्या गजब सुंदर दृश्य है, ओहो कितना सुंदर दृश्य है। मतलब जहां हर्ष की बात हो। और साथ ही ये जरूर लगे होंगे पीछे, जो हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण युक्त कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, ये तो क्रिया विशेषण नहीं है, ये तो साथी उसके लिए बता रहा है, मैं कल नहीं जाऊंगा भविष्य के लिए। यह फूल सुंदर है, मतलब फूल सुंदर ये भी नहीं बता रहा। हवा धीरे धीरे बह रही है, हवा कैसे बह रही है? हवा तो धीरे धीरे बह रही है। तो कैसे हमें शब्द मिला? कैसे, क्या मिला? कैसे। अब ये कैसे शब्द हमें प्राप्त हुआ कि हवा कैसे बह रही है? धीरे धीरे। तो क्रिया विशेषण क्या होगा यहाँ पर? धीरे धीरे। अब ये होगा क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भाग होते हैं। उन 4 भागों में से भी कौन सा है ये? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एक होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और एक होता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, और एक होता है संबंधवाचक क्रिया विशेषण। गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर 20। अक्षोहिणी का संधि विच्छेद बताओ। ये कैसे लिखा जाएगा? अक्षजन उन्हीं कर दूं। जब एक ही शब्द, जब ऊ से मिले तो किसकी उत्पत्ति होगी? आओ की। किसकी होगी? आओ की। तो ठीक जवाब क्या है हमारा यहाँ पर? वृद्धि संधि का सबसे बेहतरीन उदाहरण अक्ष प्लस उहिनी, तो अक्षोहिणी। प्रश्न नंबर आपके सामने 21। अन्यास में समास द्विगु होगा? नहीं साथी,
द्विगु तो वो होता है जहां संख्या का मतलब बोध हो शुरुआत में। मतलब निय समास होगा, इसमें क्या होगा, निय। कर्मधारय नहीं होगा। कर्मधारय समास वहां होता है जहां विशेषण और विशेष्य का बोध हो। अर्थात नीलकमल, नीला है जो कमल, नील गाय, नीली है जो गाय, पीताम्बर पीले हैं जो वस्त्र। अर्थात अगर यहां पे भी एक कंडीशन लगी होती है, जैसे मैं बोलूं पीताम्बर पीले हैं जो वस्त्र, अर्थात कौन पहनते हैं, कृष्ण भगवान। अगर यहां पर कर्मधारय के साथ साथ बहुब्रीहि ऑप्शन में है तो फिर हम कर्मधारय नहीं लगाएंगे, फिर हम टिक किस पे मारेंगे, बहुब्रीहि पे। अगर बशर्ते बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तो हम फिर टिक पे किस पे मारेंगे, कर्मधारय समास पर। ये छोटी छोटी चीज, इन्हीं को ध्यान रखकर साथी हम एग्जाम में सफलता की ओर बढ़े चले जाते हैं। बस इन्हीं को ध्यान रखना है। द्वंद्व नहीं होगा, द्वंद्व में दोनों प्रधान होते हैं, जैसे कि माता पिता, माता पिता, माता पिता। ये जो शब्द आया योजक चिन्ह, यहां जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहां जब जोड़ने का काम कर रहा है तो ये द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में अधिकतर नहीं, ज्यादातर विलोम शब्द बहुत आते हैं, जैसे पाप पुण्य, अमीर गरीब, राजा रंग, ऐसे सुख और दुख। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित, ओहो मैं इसको देखूं, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। साथी अगर लोकोक्ति आए तो वहां एक पंक्ति सी होती है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। यूपी पुलिस फिर से एक और क्वेश्चन 17 फरवरी की फर्स्ट मीटिंग में ये आया था, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसका अर्थ क्या, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो इसका ठीक जवाब क्या था, मतलब कंजूस होना, मतलब पाई पाई चली जाए, वो मतलब वो शरीर का हर हिस्सा चला जाए, मतलब चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो यानी कि बहुत कंजूस होना। इसका ये ठीक जवाब था। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्राह्म भेद और उसके चिन्ह का सुमेलित नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। पूर्ण विराम ऐसे लिखता है, ठीक है, अल्पविराम ऐसे लिखता है, ठीक है, उद्धरण चिन्ह ऐसे लिखता है, लेकिन योजक चिन्ह ऐसे नहीं लिखता साथी, ये तो लाघव चिन्ह है। क्या है, लाघव चिन्ह। अब योजक चिन्ह की बात करें तो योजक चिन्ह अभी बताया था मैंने, माता पिता लिखी तो बीच में हल्का सा क्या लगाया था, ये डैश हल्का सा लगाना, अगर बड़ा सा कर देते ये साथ ही निर्देशन में चला जाएगा फिर ये, तो छोटा वाला ठीक है, यानी कि योजक चिन्ह कैसा आता है, ऊपर वाला, यानी कि ये। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है। वाक्य क्या प्रकार के, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य तो सामान्य रूप से नहीं बोला जाता है, वह मोहन खेल रहा है, खेलता है। और संयुक्त वाक्य संयोजक जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्टिंग काम, जैसे कि मोहन बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है। तो मैंने यहां पर जो और शब्द लिखा, क्या लिखा, और, ये जो और शब्द है ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो जब ये जोड़ने का काम करता है, और हाँ संयुक्त वाक्य किसी पर निर्भर नहीं रहता, ये दोनों स्वतंत्र रहते हैं। जैसे कि विकास क्लास लगा रहे हैं और रूपेश उस क्लास को पढ़ रहे हैं, और जो शब्द आया तो यहां ये जोड़ने का काम आया। और मिश्र वाक्य पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर, आश्रित। जैसे कि मैं आपको बताऊं, उसमें न पत्ते थे न फूल थे, ये नहीं होगा।
मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, तो ठीक जवाब ऑप्शन बी ही होगा। मैंने सुना मतलब पहले उसने सुना है, तब उसके देश में अच्छा राज प्रबंध है, मतलब उसने पहले सुना। ये दूसरा वाला ये इस पर निर्भर हुआ ना, ये की, इसका मतलब ये है। दत्तदेव को व्यापार को व्याकरण पढ़ता है, ये नहीं होगा। वह उड़ती चिड़िया के पहचान नहीं होगा। ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, और वारी फेरी वली गई, जित देखूं तित तू। तू करता तू भया, और मुझ में रही न हूं, और वारी फेरी वली गई, जित देखूं तित तू। अर्थात साथी इसमें रस होगा शांत रस, इसमें शांत का बोध हो रहा है कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी फेरी वली गई, जित देखूं तित तू। वीर रस का धर्म बताओगे क्या होता है? उत्साह है। क्या होता है? उत्साह है। शांत का निर्वेद, वात्सल का वत्सल, और वियोग श्रृंगार या संयोग श्रृंगार इसका रति या प्रेम। स्थायी भाव बताएं साथी मैंने। प्रश्न नंबर 26। निराला की कविता जूही की कली क्या वार्णिक छंद में लिखी गई है? नहीं साथी, फिर किस में लिखी गई? ये तो मुक्तक छंद में लिखी गई है। निराला जी की जो कविता है जूही की कली, वो किस में लिखी गई है? मुक्तक छंद में। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन सी। अगर साथी आपको वीडियो जरा से भी पसंद आ रही हो, प्लीज वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सपोर्ट करो दोस्त, बहुत मेहनत लगती है। और हाँ, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना, और स्कोर बताने के साथ साथ ये भी जरूर बताना कि मेरी क्लास कैसी रही, अच्छी रही, बुरी रही, या फिर कहीं गलती हुई या नहीं हुई, मतलब मुझे क्या परिवर्तन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वॉइस ठीक आ रही है नहीं आ रही, मतलब अक्षर ठीक चमक पा रहे, मतलब आपको ये बताना है साथी जरूर। इसके पीछे साथी बहुत मेहनत लगती है, मतलब क्लास आपके सामने तैयार करना अलग बात है, लेकिन उसके पीछे काम करना वो और अलग बात है। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है। आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं डेली आपसे वादा करता हूं कि प्रियांकित सर जी के जो 15 प्रैक्टिस सेट हैं, आज दूसरा है, और आज कितनी तारीख है? आज है 19। अब 13 प्रैक्टिस सेट देख लो, 19 से 13 दिन लगा लो, एक दिन का एक प्रैक्टिस सेट, अर्थात जुलाई को खत्म हो जाएंगे, जुलाई के 1-2 जुलाई को खत्म हो जाएंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहें और अपना प्यार देते हैं। प्रश्न नंबर 27। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झूके कूल सो जल परसन हित मनु सुहाए। तो इस कविता में प्रथम पंक्ति कौन सा है, कौन सा अलंकार है? प्रथम पंक्ति का पूछा साथी। अब प्रथम पंक्ति तो हमारी ये है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। मैंने आपको अब से नहीं कितनी बार पहले बता दिया, जहां वर्णों की आवर्ती बार बार ते 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 ते, चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच में चटनी चटाई, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, र र र र र, तो अर्थात ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, यानी कि अनुप्रास अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार वह होता है जहां शब्द जोड़ने का काम करता हो, जैसे कि मैया चरण कमल वंदो हरिराई, यानी कि यहां चरण और यहां कमल, यहां ये चरण और कमल जोड़ने का काम किसने कहा? रूपक अलंकार में। और उत्प्रेक्ष अलंकार क्या कहता हूं? उत्प्रेक्ष अलंकार वह होता है जैसे कि जहां दिए हुए उदाहरण में हमें इसका पहचान हो, मनहू, मानू, जनेहू, जानू, जेहू, जानू, जनेहू, मनहू, मानू, ऐसे शब्द आ जाएं, वहां उत्प्रेक्ष अलंकार। अब यमक अलंकार, यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार तो एक शब्द के अधिक शब्द आए, मतलब एक शब्द या अधिक शब्द, उनके अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार
होता है। जैसे कि एक उदाहरण सुनिए, तरण काली घटा का घमंड घटा। एक घटा मतलब बादल में जो घटाएं उठती हैं, और एक घटा मतलब घमंड की जो घटा। सजना है मुझे सजना के लिए, एक सजना मुझे अपना श्रृंगार करना, और सजना है मुझे सजना के लिए। सजना अर्थात उसका पति, मतलब एक से शब्द अधिक आए उसके दोनों के अर्थ भिन्न हुए। अब उत्प्रेक्ष अलंकार की एक उदाहरण सुनो। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनु 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 नीलमणि आत्प्यो पर्यो प्रभात। तो मनु शब्द आए तो वहां उत्प्रेक्ष अलंकार है। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये किसकी कृति है? अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस पुस्तक किसकी? इस पुस्तक की पंक्ति है ये साकेत की है। कायामनी यशोधरा आंसू नहीं हुआ, किसकी? साकेत की। प्रश्न नंबर 29। मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, पूरा शब्द पढ़ना है, नहीं है। साकेत तो है, जयद्रथ भी है, यशोधरा भी है, लेकिन कायामनी नहीं है। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी। फिर कायामनी किसकी है? कायामनी तो जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न नंबर 30। एक बूंद सहसा उछली किस विद्या की रचना है? किसकी है? यात्रा वृत्तांत की, स्मरण की, रेखा चित्र की, या फिर निबंध की, या फिर स्मरण की? ये साथी आपको क्वेश्चन होमवर्क में मिलता है। इसका जवाब आप बताएंगे क्या रहा इसका कमेंट बॉक्स में। एक बूंद सहसा उछली, यात्रा वृत्तांत, या रेखा चित्र, या निबंध, या स्मरण। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो अगला प्रैक्टिस सेट आएगा, प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं इसका जरूर जवाब बता दूंगा। एक बूंद सहसा उछली क्या है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताओ। गबन नहीं, साथी रंगभूमि नहीं, सेवा सदन नहीं, तो अधूरा तो यही रहा था, मंगलसूत्र। उपन्यास तो सारे हैं, गबनवी, गोदानवी, सेवा सदनवी, रंगभूमि, लेकिन मंगलसूत्र एक अधूरा उपन्यास है। प्रश्न नंबर 32। आपके सामने 37 प्रश्नों का सेट में से 32 प्रश्न हैं, और इसको अपना स्कोर जरूर बताना साथी। मुझे स्कोर मतलब देखने से ये तसल्ली मिलती है कि आपका स्कोर क्या चल रहा है, कितनी मेहनत करनी है, अभी कितनी नहीं करनी। इनमें से हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार तो किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था, चिदम्बरा पर 1968 में। कब मिला था? 1968 में। 1972 में उर्वशी को रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। गद्यांश आ गया साथी, मैं गद्यांश को छोटा कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊं। ये रहा ले लिया स्क्रीनशॉट। मैं इसको बड़ा कर देता हूं, फिर पढ़ता हूं। प्रश्न नंबर आपके सामने, प्रश्न नंबर क्या करता? भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की प्रतित्व को अपनापन विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या अधिक है। ये लोग निर्धनता तथा व्यवस्था के चक्र में पूरी तरह फंसे हुए हैं। सहकारिता की इनको शक्तियों को एक सूत्र में पिरो कर
उनका उद्धार कर सकती है। कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की प्रतिनिधित्व विशेष रूप में उपयोगी है। इसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है तथा क्रय विक्रय का समुचित प्रबंध हो सकता है। गृह उद्योग के विकास के लिए भी सहकारिता की प्रसिद्ध बहुत लाभकारी है। बैंक, व्यापार तथा यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। योजना आयोग का यह विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। गद्यांश पूरा पढ़ा हमने साथी। अब इसका जवाब बताना है आपको क्या है। उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त गद्यांश है सहकारिता और किसान, सहकारिता और योजना आयोग, या फिर सहकारिता में लाभ, या उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सहकारिता में लाभ। प्रश्न नंबर 34, सहकारिता का अर्थ सहानुभूति पूर्वक कार्य करना। सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। अगला प्रश्न 35, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता अधिकाधिक उपयोग किया जाना है। योजना के विविध क्षेत्र को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को, अर्थव्यवस्था के, यानी कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है छोटे कृषकों और व्यापारी को आर्थिक स्तर पर उठाना, निर्धनों की शक्तियों को एकजुट करना, पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना, धन और धरती को समान करना। यानी कि ऑप्शन ए होगा, यानी कि छोटे कृषकों और व्यापारियों को आर्थिक स्तर से उठाना। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न और आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 आपके सामने। प्रश्न नंबर 37 आखिरी प्रश्न, सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। उनकी वास्तविक दशा का परिचय देकर, उनकी शक्तियों का अवगत होकर, उनके कृषि संबंधित दिलाकर, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित कर। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर प्लीज साथी कोई गलती हो मुझे माफ करना, और हाँ फिर से एक और बार साथी मुझे अपना प्यार दो, इस वीडियो को शेयर करो और अपना सपोर्ट दीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं ऐसी ही क्रम से अगला प्रैक्टिस सेट अपने समय 3 बजे से हर रोज लाता रहूँगा। मैंने आपसे वादा किया तो मैं अंकित सर के 15 सेट करा कर रहूँगा हिंदी के बाद फिर जीएस के कराऊंगा। ऐसी बात नहीं है हिंदी कराकर छोड़ दूंगा फिर जीएस के कराऊंगा। और अपना स्कोर जरूर बताओ कि आपका स्कोर क्या रहा। स्कोर जल्दी बताओ, आपका स्कोर क्या रहा। कमेंट बॉक्स में बताना है साथी, और आपको वीडियो कैसी लगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर मिलते हैं कल को, अर्थात 20 तारीख को। जय हिंद, जय भारत, लव यू, माँ जय माँ सरस्वती, टेक केयर, बाय बाय।